उम्मीदवार जो है खड़े हो रहे हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 5 जिले आते हैं, जिनमें छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है। तो इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी। वो हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे छपरा और छपरा के आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा में वो बदलाव लाने का प्रयास करेंगी और उनके मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जा रही हैं, लोग उनसे क्या कह रहे हैं, उनका संकल्प पत्र क्या है और क्या वो शिक्षकों से वादा कर रही हैं, कैसे वो शिक्षा में बदलाव लाएंगी छपरा में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो उनसे बातचीत करेंगे। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। तो लक्ष्मी जी, सबसे पहले ये बताइए कि मेरा एक थोड़ा सा हटके सवाल है, आपके इलेक्शन के बारे में तो बातचीत करेंगे। आप एक महिला हैं और महिलाएं राजनीति में बहुत कम हैं, अच्छी संख्या है, लेकिन छपरा जैसे शहर में, छपरा के क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र हैं, तो आपका ये फैसला जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव लड़ने का, इसके पीछे क्या कॉज है, क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, ये बताइए। जी, संविधान निर्माताओं द्वारा जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रोविजन बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि शिक्षाविद इसमें आ सके। जो अपर हाउस है, विधान परिषद है, उसमें जो है दलीय बंधन से ऊपर, दलीय बंधन से परे भी विद्वान आ सके और किसी इश्यूज पे, बिल पे जो है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन रख सके, उसके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया। लेकिन हाल के दशकों में देखा जा रहा है कि इसको भी अन्य चुनाव की तरह इसको आम बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो मैंने अपना कैंडिडेचर इसलिए पेश किया कि इसकी सैंक्टिटी जो है उसको बचाने के लिए, कि ऐसा उम्मीदवार भी हो सकता है कि जो बिना धनबल और बाहुबल के भी ये हिम्मत कर सकता है उतरने का, और एक महिला होके महिलाओं को घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, उसके बावजूद भी इसलिए मैं कह रही हूँ कि हिम्मत का ये फैसला था और महिलाओं के मुद्दे भी आ सके और शिक्षकों के मुद्दे आ सके, इसके लिए मैंने जो है संविधान निर्माताओं के जो विजन है उसके इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। नहीं, आप जो बता रही हैं कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र इसलिए बनाया गया कि जो शिक्षा जैसा गंभीर मुद्दा है, जो संस्कृति जैसे मुद्दे हैं, जो मानव समाज का निर्माण करते हैं, उनमें कोई भेदभाव या ऐसा कुछ ना हो जिससे वो बटे। बिल्कुल। तो दलीय आधार पे ना हो, जातीय आधार पे ना हो, उसमें सिर्फ शिक्षाविद आए और जो समाज के लिए बेहतर एक शैक्षणिक माहौल हो सकता है, उसके निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। ग्रेजुएट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हो, ये चीज़ें बनी हैं और उसमें आप लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो आपने ये भी बताया कि आप महिला हैं, और तो कितना, थोड़ा सा मैं ये पूछूंगा कि कितना सामंजस्य बिठाना, कितना घर भी ये देखना है, नौकरी भी देखनी है, फिर चुनाव भी है, तो कैसे इसको आप मेंटेन कर रही हैं? बैलेंस की है, बहुत बैलेंस करके जो है चीज़ों को चलना पड़ता है। और महिलाओं को तो मैं तो स्थिति ऐसे समझती हूँ कि बड़ा नट की तरह स्थिति होती है कि रस्सी पर बड़ा बैलेंस करके चलना है। बाहर जो है, बाहर तो देखना ही है, उसका मतलब ये नहीं है कि घर के जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, उससे छुट्टी मिल जाती है। तो बहुत बैलेंस करके, और मुझे लगता है प्रकृति ने महिलाओं को कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग का थोड़ा सा दे रखा है या कर लिया गया है, महिलाओं ने बना लिया है, तो यही की है, उसी के साथ मैं आगे चल रही हूँ। खैर, ये हुनर है, महिलाएं तो खैर आगे हैं ही, हर समाज में जो है हर मोर्चे पर महिलाएं लड़ रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और आप भी काम करें, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आगे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हासिल की और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, और अभी कहाँ आप पढ़ा रही हैं, क्योंकि आप शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रही, तो जाहिर सी बात है कि आप शिक्षक हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी है और मैं रहने वाली हूँ मोतिहारी की। मोतिहारी मेरा मायका है और ससुराल पश्चिमी चंपारण लगुनाहा में है। और मेरी शिक्षा दीक्षा की जहाँ तक बात है, तो ग्रेजुएशन से बात करें तो ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और अभी लगभग आधी ही पढ़ाई ख़त्म हुई थी तो विश्व प्रतिष्ठित HCL टेक पहली ही कंपनी आई कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और उसमें मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। और उसके बाद जब ख़त्म हुआ इंजीनियरिंग, तो थोड़ा सोचने पे मैंने पाया कि
क्या लाइफ में मैं यही करना चाहती थी एक्चुअली। तो फिर सोचने पे ये कंटेम्पलेशन पे ये समझ में आया कि नहीं, ये सोशल कंडीशनिंग का परिणाम है कि हमारे जो समाज में है डॉक्टर इंजीनियर को मान लिया जाता है कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग ही करना जो है बेस्ट है, और उसके कारण सोशल कंडीशनिंग में मैंने ये डिसीजन किया, जबकि मेरी इनर कॉलिंग कुछ और है। तो फिर और सोचने पे गहराई पे मैंने पाया कि न्यूज़पेपर और उसमें भी जो है पॉलिटिकल कॉलम और एडिटोरियल कॉलम मैं बचपन से पढ़ा करती थी, तो मुझे समझ में आया कि राजनीति में मुझे रुचि है। फिर मैंने पता किया कि देश में इसके लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, तो पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट पढ़ाई होती है पूरी इंडिया में, जो रैंकिंग की बात करें और सारे जो पैरामीटर्स हैं। तो फिर मैंने जो है उसके लिए ऐसे मेंटर्स मुझे भगवान की कृपा से मिले और तैयारी की मैंने, और एंट्रेंस क्रैक करके, जिसमें विश्व के और भारत के जो है बच्चे बैठते हैं एंट्रेंस में, वो क्रैक करके, और बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं उसमें, मैंने वो एंट्रेंस क्रैक करके एडमिशन लिया एमए पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद जो है जब मैं वहीं पे थी तो ये जो होता है कि गिव बैक टू सोसाइटी और रिटर्न बैक टू रूट्स, ये सब चीज़ें जो है, ये कॉन्सेप्ट का इन चीज़ों का बीजारोपण मेरे मन में हुआ कि वापस समाज की तरफ चलना चाहिए, जहाँ से जो मैंने पाया है उसको भी देना चाहिए, और खासकर हमारे समाज में जो अंधकार है, इसलिए अपने हिस्से का दिया जलाना जो जरूरी है। तो मैंने बाहर फिर विदेश न जा कर के पीएचडी और रिसर्च के लिए वापस जो है बिहार की तरफ, मैंने रूट्स की तरफ जाने का सोचा। तभी बिहार सचिवालय सेवा की एक वैकेंसी आई और मैंने उसको जो है वो क्वालिफाई करके ज्वाइन किया, और मैंने उसमें लगभग 6 साल सर्विस किया सचिवालय पटना में, और उसी का ऑफिस है। शादी चुकी हो गई तो दिल्ली ट्रांसफ़र लेना पड़ा, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे लगभग 5.5 साल मैंने रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस है बिहार भवन दिल्ली में, वहाँ पे जो है काम किया एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसी दौरान जो है बीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली वैकेंसी आई, और चूंकि उसी की मैंने पढ़ाई कर रखी थी तो जो है वो मैंने फिलअप किया, और फिर उसको क्वालिफाई करके मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। यानी आपका एक लंबा सफर रहा है। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी की, फिर एक जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनयू से भी पढ़ाई की, पॉलिटिकल साइंस में आपने वहाँ से मास्टर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, तो उसके बाद आपने नौकरी भी की, सरकारी सेवा, सरकार को भी सेवा की, सरकारी सेवा में आपने काम किया कई सालों तक। उसके बाद फिर आप यहाँ पे वीर कुंवर सिंह में अभी व्याख्याता के पद पे अभी वर्तमान में आप काम कर रही हैं। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, गिव बैक टू रूट्स, और अपने हिस्से का दिया जलाना। तो कितना आसान तो नहीं है, मुझे लगता है कठिन है ये काम, अपने हिस्से का दिया जलाना। बात छोटी सी है लेकिन बात काफी कठिन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक महिला होने के नाते तो कुछ कठिनाइयाँ आप रूप हैं, मिलती हैं, लेकिन जो सोसाइटी है उसमें कितना मुश्किल है जगह बनाना और इस तरह से पॉलिटिकल पार्ट होना, पॉलिटिक्स में भाग लेना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स का बेसिस यही है, बेसिक बात यही है कि सेवा भाव, और मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो मैं वही दे सकती हूँ समाज को। तो जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं स्पेशली उनके लिए भी, और अन्य बच्चों के लिए भी जो मेंटरिंग है, जो प्रोफेशनल मेंटरिंग है, करियर गाइडेंस है, इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और उसके थ्रू जो है फ्री एजुकेशन मैं चलाती हूँ। विंग्स फाउंडेशन है और उसके अंतर्गत मैं प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, होस्ट करती रहती हूँ प्रोग्राम्स, और अवेयरनेस फैलाने का काम करती रहती हूँ। और जो विमेन इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल कॉज है, इन सब मुद्दों पे जो है मैं हिस्सा बनने की कोशिश करती हूँ। आसपास जो मेरी समस्याएं हैं उस पर फाइट करने की कोशिश करती हूँ, आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ। और राजनीति जो है वो एक थोड़ा सा इस मामले में प्लेटफॉर्म है कि आप ज़्यादा लोग आवाज़ सुनते हैं और थोड़ा सा जो है आप असर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है। और इस फील्ड में महिलाएं जो है इसको गंदा मान लेती हैं कि गंदा क्षेत्र है, तो मैं इस भ्रांति को भी दूर करना चाहती थी कि महिलाएं आ सकती हैं, क्वालिफाइड महिलाएं जो हैं इसमें क्यों नहीं आ सकती हैं। मुश्किल हो सकती है
थियोरेटिकल मान लिया जाता है, हमें आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी कैंडिडेट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो विजन बनाया है, गांधी जी का जो सपना है, तो आज़ादी हमें मिल गई है, लेकिन आज़ादी की कीमत भी समझनी होगी हमें। और ये जो अभी स्थिति है भ्रष्टाचार की और जो शिक्षा की अभी स्थिति है, ऐसा तो उन्होंने नहीं देखा होगा बिहार और भारत के लिए, ऐसे ये सपना तो नहीं देखा होगा। तो उसमें जो है कि चीज़ें अच्छी हों, और तो उसमें अच्छे लोगों का आना जरूरी है। अब अच्छा तो किसी के चेहरे पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों को भी पहचानना होगा कि जिसने अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में पहले साबित किया है ईमानदारी से अपने दम पर, उनको पहचाने और मौका दें। उनको थियोरेटिकल जो है आदर्शवादी सिद्धांतवादी कह के, और अगर धन बल और बाहुबल नहीं है तो उनको बस ऐसे ही खारिज न करें। अगर उनको नहीं पहचानेंगे तो फिर समस्या, ऐसे सिस्टम को कोसते रह जाएंगे, समस्या बनी रहेगी और फिर हमारे जैसे कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। यही पहचानने का हम एक मौका देते हैं सब लोगों को कि हम सब कैंडिडेट्स के पास जानते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आप उनके विचारों को जानें, समझें और एक बेहतर निर्णय ले सकें। लक्ष्मी जी आगे बातचीत करेंगे। ये तो मान लीजिए आपका सफर रहा, आपने इसमें बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। अभी जो समय है, जो चुनाव का समय है, कल आपने नामांकन किया है और कल आपने संकल्प पत्र की बात की, आपने आपके 12 मुद्दे हैं। तो चूंकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और शिक्षा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि प्राचीन काल में बिहार जो है शिक्षा का केंद्र रहा है, नालंदा जैसा विख्यात विश्वविद्यालय यहाँ पे रहा है। लोग आज JNU जाते हैं, हमारे यहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। उस बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है काफी खराब है। JP यूनिवर्सिटी हो या जो हायर एजुकेशन है, +2 का लेवल हो या हाई स्कूल का एजुकेशन, काफी बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है। चूंकि आप JNU में भी पढ़ी हैं तो आपको ये भली भांति दिखता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन और जो एक परंपरागत शिक्षा चल रही है उसमें काफी अंतर होता है। तो आपके मुद्दे क्या हैं और कैसे आप शिक्षकों की और शिक्षा की स्थिति में सारण प्रक्षेत्र में बदलाव लाएंगी? इस चुनाव में आप खड़ी हैं, क्या आपके वादे हैं, क्या मुद्दे हैं, वो बताइए जनता को। जी बिल्कुल, मेरी सोच ये है कि शिक्षकों पे अगर बिना शर्त के विश्वास किया जाए, वही उपाय है बदलने का। आप शक करके, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा के, ये जो है इसको आप आम कर्मचारी की तरह शिक्षकों को ना देखें। अगर आप शिक्षकों पे, गुरुओं पे विश्वास करना होगा, वो भविष्य निर्माता है। अब कितना विश्वास करेंगे, सत्ता प्रतिष्ठान कितना विश्वास करेगा? तो विश्वास करके और उनको जो है उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना के ताकि वो पढ़ने पढ़ाने के लिए स्वतंत्र रहे। 1 घंटे लेक्चर के लिए कम से कम 2 घंटा पढ़ना पड़ता है और 32 से ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से लिए जाएंगे। तो कैसे हम जो है ये कर पाएंगे जो हमारा प्राइमरी काम है पढ़ने पढ़ाने का? 32 से ज़्यादा हम अपने काम के अलावा कर रहे हैं। सोचिए कितनी दुखदाई बात है। पढ़ाना अपने आप में सोफिस्टिकेटेड काम है, बहुत ही सेंसिटिव होके पढ़ना पड़ता है और सेंसिटिव होके पढ़ाना भी पड़ता है। उसमें आप लोगों के ऊपर जो है गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं वो कर लाद दिए गए हैं, तो इससे तो काफी दिक्कत होती होगी। बिल्कुल, तो शिक्षा जो है, शिक्षक पढ़ने पढ़ाने के लिए है और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो क्वालिटी लेक्चर्स उसके लिए समय चाहिए। और हम लोग को इतने ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य, अभी देखिए जातीय जनगणना हुई थी, कई शिक्षकों की ठंड में मृत्यु हो गई। महिलाएं जो है इतनी सुबह सुबह उठ के घर बच्चों को देख के संभाल के और वो जा रही हैं दूसरे घरों में, और कोई कैसे स्थिति में है, कैसे स्थिति में है, पुरुष कैसा कपड़ा लता, जो भी स्थिति है उसमें जाके डोर नॉक करके और सारी पूछना और चीज़ें पूछना। और ठंड में जो है कई शिक्षकों की जो है मैंने अभी बताया मृत्यु हो गई। महिलाओं को इतना इनकन्वीनियंस हो गया। कौन है पूछने वाला कि जो है ऐसी स्थिति क्यों है? ब्यूरोक्रेसी AC रूम में बैठ के फरमान जारी कर देती है और उनको लगता है कि जो है उन्हें समझ में आता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। और शिक्षा क्या वाकई जो है उनके लिए प्राइमरी गोल रह गया है कि वो ऐसे फरमान जारी कर देते हैं? कटिहार में जो है एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य द्वारा जो है बोरा बेचने का फरमान जारी हो गया और उन्होंने जो बोरा बेचना ही था, तो जो तरीका उन्हें समझ में आया, क्योंकि वो टारगेट पूरा करना है, तो जो उन्होंने तरीका अपनाया उसके ऊपर इतना हाई तौबा मच गया। और उस समय मैंने जो है उस पर एक जो है प्रोग्राम होस्ट करके और अवेयरनेस फैलाने की काम किया कि बिहार में शिक्षकों का अपमान कब तक, तो शिक्षक को शिक्षक ही रहने दिया जाए। और जो इसके अंतर्गत सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत
5 जिलों का मैंने भ्रमण किया है और मैं खुद भी शिक्षक हूँ। अपने अनुभव से और ग्राउंड पे घूम घूम के समस्याओं को और करीब से महसूस किया और उन्हीं से बातचीत करके मैंने जो है सॉल्यूशन संकल्प पत्र के रूप में तैयार किया है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 12 जो प्राइमरी मुद्दे हैं, बिंदु है, मेरे संकल्प है, उसको जो है उन पे मैं लड़ रही हूँ। उसमें एक पॉइंट है कि जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनको जो है घाटा अनुदान मिले, और जो बकाया अनुदान 10 वर्ष से अधिक हो गए लंबित हुए, सोचिए कि उनका घर कैसा चल रहा होगा इस महंगाई के जमाने में। एक तो अल्प राशि है उनकी, और ऊपर से 10 साल से ज्यादा का उनका वेतन नहीं मिला है। कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, घर में बर बीमारी है, सारी चीजें हैं। तो उनको जो है वो अनुदान मिले, लंबित जो अनुदान है, और जो उनको सम्मानजनक वेतनमान मिले, और फिर उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसका राजकीयकरण हो। फिर दूसरा है कि नियोजन प्रणाली को समाप्त करके शिक्षकों की पूर्ण वेतनमान में अस्थायी सेवा हो विद्यालयों में, जिसमें पूर्व नियुक्त शिक्षक भी आए। तीसरा है कि ससमय वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि वो वेतन खैरात नहीं है, तो हमें इस तरह से क्यों दिया जाता है? 3-3, 4-4 महीने के बाद वेतन हमें मिलता है, और 32 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्य हम लोग कर रहे हैं अपने काम के अलावा, और इतना सर पे जो है जिम्मेवारी और सारा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वेतन की ऐसी स्थिति है। और उसके बाद से जो है निकलवाया जाता है कि सौगात कहकर जो है उसको प्रचारित प्रसारित करवाया जाता है, और किसी सर्विस में और किसी में जैसे लगता है कि सैलरी ही नहीं मिलती है, कि मेहनत को खैरात कहा जाता है। बिल्कुल जो है, और किसी और भी तो सर्विस में सैलरी मिल रही है। मैं तो पहले भी इसके जो उसमें सेवा में रही हूँ, तो वो सब किसी में तो नहीं निकलवाया जाता है कि जो है खैरात 3-4 महीना कैसे हम घर चलाते हैं, और उसके बाद जो निकलता है पैसे रिलीज होते हैं तो उसको प्रचारित प्रसारित करवाया जाता है, और पता नहीं क्या नेगेटिव मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो ये चीज खत्म होना चाहिए। उसके बाद से हमारे बुढ़ापे की लाठी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हाँ, नेताओं को जो पेंशन और इवन डबल पेंशन की सब बात जो है वो सुविधा मिलती है, और हमें 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम कर दिया गया है। तो हमारी बुढ़ापे की लाठी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सिक्योर वृद्धावस्था के लिए जरूरी है कि असुरक्षित वृद्धावस्था ना हो, तो ओल्ड पेंशन स्कीम हो। पश्चिमी चंपारण में एक राजकीय विश्वविद्यालय होना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ सोचिए कि वाल्मीकि नगर और जो सीमावर्ती जिला है नेपाल से लगे हुए, वहाँ से बच्चे डॉक्यूमेंट्स के लिए, पेपर्स के लिए आते हैं। मुजफ्फरपुर में कितनी दिक्कत होती होगी, दूरी आप देखिए, तो वहाँ पे एक मुझे लगता है कि जरूरी है राजकीय विश्वविद्यालय। उसके अलावा जो है लैब, लाइब्रेरी और खेल संसाधन मजबूत हो। पढ़ाई के अलावा भी टैलेंट है, हमारा बिहार जो है युवा प्रदेश है, यहाँ पे खेल संसाधन अगर मजबूत किए जाए तो उसमें भी टैलेंट है, और उसमें भी बेहतर परिणाम आ सकता है। उसके अलावा जो है जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, तो पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति हो, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिले, और स्वस्थ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मेंटेन करने के लिए भी वो जरूरी है। और उसके अलावा जो है जो छुट्टियां हैं, तो इतने कैटेगराइजेशन कर दिए गए हैं टीचर्स में कि किन्हीं को कुछ छुट्टी मिल रही है, किसी को कुछ छुट्टी मिल रही है। तो इंसान है ना, जरूरतें एक जैसी हैं। वो ये तो पूछ के नहीं आता कि आप किस कैटेगरी के टीचर्स हैं, कॉलेज में हैं कि आप प्राइमरी में हैं कि मिडिल में हैं। तो उसका जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से छुट्टियों का हो। महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव मिले, यूजीसी और बिहार सरकार के एम्प्लॉय को मिलता है, तो हमें क्यों नहीं। अब तो केरल में जो है स्टूडेंट्स को कर दिया गया है कि सुविधाएं मिलेंगी इस तरह की, तो फिर फैकल्टीज को क्यों नहीं। यानी जो अन्य राज्यों में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बिहार में शिक्षकों को नहीं मिल रही है। शिक्षकेतर सुविधाएं हैं, एक तो आपसे काम अलग तरीके का लिया जा रहा है, पढ़ाने के अलावा और सारे काम आपको दे दिए गए हैं। उसके बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। आपको जब महीना मिलता है तो उसको खैरात सौगात कहा जाता है। तो ये सब चीजें हैं, यानी हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं बाहर के जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है या जो सुविधाएं मिल रही हैं शिक्षकों को, उससे हम बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये कितना जो अब चूंकि चुनाव है, तो चुनाव जो है अलग चीज होता है, आदर्श अलग होता है, बातें अलग होती हैं। तो चुनाव में जो आपके मतदाता हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी और उनसे क्या कहकर आप वोट लेना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी जो शिक्षक मतदाता है कि देखिए, इसी सिस्टम में आपके बच्चे भी पल पढ़ रहे हैं। अगर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी तो वो सबके लिए लाभदायी होगा। उसी सिस्टम में आपके बच्चे भी हैं। मोटे खर्चे पे भेजना पड़ता है बाहर आज जो है, क्योंकि ऐसी स्थिति है। तो हम अपने दिल में जानते हैं कि जो स्थिति है, तो हमें भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि हम शिक्षक हैं, भविष्य निर्माता हैं।
तो एक तो चीज ये है। दूसरी जो सरकार से जो अपेक्षा है वो तो मैंने कही ही कि उनको जो है बेहतर सुविधा शर्त और शिक्षकों को सम्मान देना ही होगा। तो मैं यही कहूंगी कि शिक्षक मतदाता जो हैं वो शिक्षक हित पे ही वोट करें। गुप्त मतदान होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन और सब बंधन से उठकर जातीय बंधन और भी कई सारी चीजें हैं जो पूंजीवादी प्रवृत्ति है, इन सब सारी चीजों से उठकर मतदान के समय सिर्फ शिक्षक हित पर फोकस करें और तभी स्थिति बदलेगी। नहीं तो सिस्टम ऐसे ही रह जाएगा, रोना हम रोते रह जाएंगे और कोई चीज में बदलाव नहीं होगा। तो चुनाव कब है, चुनाव की तारीख क्या है? 31 मार्च 2023 को चुनाव है। और सिंबल कब तक मिल जाएगा? इसमें जो है सिंबल नहीं होता है, ये थोड़ा सा अलग तरह का चुनाव होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं इसको। इसमें कैंडिडेट्स को जो है 1 2 3 करके प्रेफरेंस वरीयता देनी होती है। तो यही है। तो आप अपने हिस्से का दिया जला रही हैं और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ छपरा को ही नहीं, पूरे बिहार को ऐसी जुझारू महिलाओं की आवश्यकता है जिन्होंने बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त की है लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाने, बैक टू द रूट्स, बिहार में आई हैं, छपरा सारण जिले को बेहतर बनाने की कोशिश